जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रोलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में। रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो है वो 1919 में आया था, 1919 में आया था। और इस एक्ट को एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1919 में जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो है इस एक्ट को पास किया गया था। और ये एक्ट ये कहता था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी जो है अरेस्ट कर सकती है अंडर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। यानी अगर कोई भी मान लीजिए सरकार के विरोध में कोई काम करता है या प्रोटेस्ट करता है तो उसके ऊपर जो है ये टेररिस्ट का एक्ट का जो है धारा लगा के अंडर रोलेट एक्ट जो है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और यहाँ पे गिरफ्तार होने के बाद जो है वो आदमी ना तो कहीं अपील कर सकता है, ना कोई वकील कर सकता है, ना ही कोई जो है बहस कर पाएगा, ना ही कहीं पे अपील कर पाएगा। ठीक है, तो ये इस एक्ट को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्लैक एक्ट कहा गया था। तो 1917 में जो है 1917 में एक सेडिशन कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, 1917 में एक सेडिशन कमीशन बनाया जाता है और इसके हेड होते हैं सर सिडनी रोलेट। तो इन्हीं के नाम पे जो है ये एक्ट का नाम पड़ा रोलेट एक्ट। और ये कहा जाता है कि जो ये एक्ट है ये जो है जो भी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ अगर कोई कोई करता है, मान लीजिए जो भी इंडियन नेशनलिस्ट हैं, अगर कोई वो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो इस ये जो है ये कमीशन जो है वो उस पर नज़र रखेगा और अपनी एक रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, तो इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे जो है ये एक्ट आता है, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1990। तो 18 मार्च 1919 को जो है ये एक्ट आता है। और इस एक्ट के पावर में आने के बाद अब ब्रिटिश सरकार के पास ये पावर आ जाती है कि ब्रिटिश सरकार जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकती है, किसी को भी जो है जेल में डाल सकती है बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, 2 साल तक जो है जेल में बिना किसी ट्रायल के वो उसको रख सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इसको ब्लैक एक्ट कहा गया और कहा जाता था कि नो दलील, नो वकील और नो अपील। और इस एक्ट की वजह से जो है लोगों के अंदर जो है एक एंगर की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो सोसाइटी के लोग हैं उनके बीच में इस एक्ट को लेकर जो है एंगर की भावना उत्पन्न होती है। और इस एक्ट की वजह से जो है कई जगह हड़ताल भी देखने को मिलती है। जैसे कि 6 अप्रैल 1919 को ऑल इंडिया हड़ताल होती है। 6 अप्रैल 1919 को जो है ऑल इंडिया हड़ताल होती है और गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है पलवल में। पलवल जो है वो पड़ता है दिल्ली में, तो गांधी जी को पलवल में जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं पे पंजाब के 2 लीडर्स रहते हैं, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको भी जो है अमृतसर में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और इनकी गिरफ़्तारी के बाद क्या होता है कि इसी के विरोध में जो है लोग जो है इकट्ठा होते हैं अमृतसर में। और उस समय जो है 13 अप्रैल 1919 का डेट है, उस दिन जो है बैसाखी का दिन रहता है। और उस दिन जो है जालियांवाला बाग में अमृतसर में ओपन फायरिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो जनरल रीजनल डायर रहते हैं। तो अमृतसर में क्या था कि उस टाइम सिचुएशन ये थी कि जब ये एक्ट आता है तो इस एक्ट के विरोध में जो है लोग वॉयलेंट हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो है इस वजह से भी वॉयलेंट होते हैं क्योंकि अमृतसर के 2 इम्पॉर्टेंट लीडर्स जिसमें सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इनको जो है गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो उसके बाद सरकार जो है अब कहती है कि लोग जो वॉयलेंट हो चुके हैं तो सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जो है हैंड ओवर कर देती है जनरल डायर को। तो जनरल डायर जो है पहुंचते हैं यहाँ पे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी का दिन रहता है और जलियांवाला बाग में जो है ये ओपन फायरिंग कर देते हैं। करीब 10-15 मिनट तक लगातार फायरिंग चलती है और फायरिंग तब तक चलती है जब तक सारी उनकी जो बुलेट है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और इसमें कई हज़ारों लोग जो है वो मारे जाते हैं। और इसके विरोध में नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है हमको देखने को मिलता है। और इसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो नाइट हुड की जो उपाधि थी, ठीक है, नाइट हुड की उपाधि जो थी उन्होंने अपनी त्याग दी। और सर शंकरन नायर ने जो है रिज़ाइन कर दिया था वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। ठीक है, ये वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे और इस काउंसिल से जो है इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद इस टाइम जो है वाइसरॉय रहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये जो है एक कमीशन बनाते हैं कि ये और कहते हैं कि ये कमीशन जो है ये जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उस पर उसकी जांच करेगी। तो इस कमीशन का नाम दिया जाता है हंटर कमीशन। ठीक है, इस कमीशन को नाम दिया जाता है हंटर कमीशन।
13 मार्च 1940 को क्या होता है कि कैक्सटन हॉल लंदन में सरदार उधम सिंह जी जो हैं वो मार देते हैं गोली, किसको? माइकल ओडायर को, ठीक है। और ये कहा जाता है कि माइकल ओडायर जो था वही मास्टरमाइंड था जलियांवाला बाग मैसेकर के पीछे, ठीक है। वैसे तो गोली तो वहाँ चलाया था जनरल ओडायर, इसकी जनरल ओडायर की जो मृत्यु है, इनकी डेथ जो है 1927 में ही हो चुकी थी, लेकिन माइकल ओडायर को जो है माना जाता है मास्टरमाइंड जलियांवाला बाग मैसेकर का। इसीलिए जो है 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह जो है माइकल ओडायर को गोली मारते हैं। तो अपने टॉपिक पे अब वापस आते हैं। तो रोलेट एक्ट जो है इसमें पुलिस और जो एग्जीक्यूटिव थी, पुलिस को और एग्जीक्यूटिव को जो है एक्स्ट्रा पावर दे दी जाती है, ठीक है, कि पुलिस जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकती है, उसको जो है जेल में डाल सकती है, यहाँ कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं होगा। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर कोई पर्सन जो है वो अगर किसी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है तो ऐसे पर्सन की सीक्रेट ट्रायल भी हो सकता है, ऐसे पर्सन का जो है सीक्रेट ट्रायल भी कंडक्ट किया जा सकता है। और वो पर्सन जो है उसके पास ना तो वो वकील कर सकता है, ठीक है, ना ही वो दलील कर सकता है यानी आर्गूमेंट कर सकता है, और ना ही वो कहीं और अपील कर सकता है। तो नो वकील, नो दलील और नो अपील, ये रोलेट एक्ट था। और 6 अप्रैल 1919 को जो है इसी एक्ट के विरोध में जो है नेशन वाइड हड़ताल देखने को हमको मिलता है, और इस हड़ताल में जो है बिहार भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। बिहार में जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, गया और बिहार के कई इलाकों में भी जो है हड़ताल देखने को मिलती है इस रोलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी साइन होती है ब्रिटिशर्स और टर्की के बीच में, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सर्वरस। तो ट्रीटी ऑफ सर्वस जो है ये 1920 में साइन होती है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो बिहेवियर था टर्की को लेकर के, वो बहुत बुरा बिहेवियर था, ठीक है, बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे टर्की के साथ। तो टर्की के जो हेड उस समय हुआ करते थे उनको बोलते थे कैलिफ। तो मेनली जो यही कैलिफ के साथ ये अंग्रेज जो है वो बुरा व्यवहार कर रहे थे। और जो कैलिफ थे, मुस्लिम ये बिलीव करते थे कि कैलिफ जो है वो उनके रिलीजियस हेड हैं। तो जितने भी मुस्लिम थे पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो सभी जो है कैलिफ को हेड मानते थे, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स जो हैं कैलिफ के साथ बुरा बिहेव करने लगते हैं तो इससे जो है सभी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो भी इंडियन मुस्लिम जो हैं वो कैलिफ को अपना जो है हेड मानते थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है इस चीज़ से गुस्सा होके ये जो मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स, वो स्टार्ट करते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो है उसकी शुरुआत होती है, और खिलाफत आंदोलन को लीड करते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली जो है वो इस मूवमेंट को लीड करते हैं। 19 अक्टूबर 1919 को जो है ये मनाते हैं खिलाफत डे, ठीक है। खिलाफत डे सेलिब्रेट करते हैं 19 अक्टूबर 1919 को। और एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती है, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, और उसके लीडर होते हैं गांधी जी उसको लीड करते हैं, क्योंकि गांधी जी जो है ये हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में लाना चाहते थे ताकि इंडिपेंडेंस अटेन किया सके, ताकि आज़ादी मिल सके। ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो दोनों साथ आएँ और इंडिपेंडेंस को पाने में जो है हेल्प करें। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो ये खिलाफत मूवमेंट होता है, खिलाफत आंदोलन को जो है मर्ज कर दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो बाद में चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज हो जाता है। तो देखिए दिसंबर 1920 में जो है कांग्रेस का एक सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है दिसंबर 1920 में नागपुर में। और यहाँ पे कांग्रेस जो है वो एक रेवोल्यूशन पास करती है खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में जो है कांग्रेस नागपुर सेशन में जो है एक रेवोल्यूशन पास करती है। और जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और साथ ही साथ जो खिलाफत कमेटी थी, वो जो है 3 बातों पर जो है वो तैयार होते हैं कि यही 3 बात जो है हम ब्रिटिश से डिमांड करेंगे। जैसे कि पहला जो है, जो पंजाब में जो घटना हुई, ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड थी, उसको लेकर के माफ़ीनामा, ठीक है। खिलाफत
रॉन्ग को लेकर के, यानी जो टर्की के जो खलीफ थे उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया गया उसके लिए माफ़ीनामा, ठीक है, और साथ ही साथ स्वराज का इस्टेब्लिशमेंट, ये डिमांड थी इनकी, ठीक है। इसीलिए बाद में खिलाफत आंदोलन को जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि डिमांड जो है वो लगभग लगभग सेम रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 में स्टार्ट होता है, और ये मूवमेंट अपने आप में पहला मास्ट बेस्ड जो है ये पॉलिटिकल मूवमेंट रहता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोसाइटी के लोगों ने जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। तो एक बहुत लार्ज स्केल पे जो है इस मूवमेंट में लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, और इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो कलकत्ता सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के, ठीक है। तो 1920 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के एक रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में होता है, और यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी फॉरेन के गुड्स हैं, जो अंग्रेज़ों के जो बनाए हुए सामान हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश के जो गुड्स हैं उनको हम बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। बॉयकॉट करने के साथ साथ जो भी टाइटल्स दिए गए हैं, अगर मान लीजिए ब्रिटिश के द्वारा किसी को कोई टाइटल दिया गया है तो वो अपना टाइटल जो है वो छोड़ देगा, ठीक है। जो कोर्ट वगैरह हैं, कोर्ट वगैरह में कोई नहीं जाएगा, कोर्ट को लोग जो है बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। टाइटल्स को बॉयकॉट करेंगे, कोर्ट को, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले गांधी जी करते हैं। गांधी जी जो है वो अपने कैसरे हिंद की उपाधि छोड़ देते हैं, ठीक है। अपने जो उनकी जो कैसरे हिंद की उपाधि रहती है, जो उनको साउथ अफ्रीका में जो है दी गई रहती है, उस उपाधि को गांधी जी जो है वो त्याग देते हैं, और साथ ही साथ इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू जो है नेशनल स्कूल्स खोले जाते हैं, और उस नेशनल स्कूल्स में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप किया जाता है। वहीं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में। वहीं सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपने सिविल सर्विसेज की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, अपने सिविल सर्विसेज की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं इन द सपोर्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंस रहा, क्या सिग्निफिकेंस रहा इस मूवमेंट का, तो देखिए लोगों के द्वारा जो भी फॉरेन गुड्स थे, जो ये फॉरेन क्लॉथ वगैरह थे, उनको जो है जला दिया जाता है, और एक जो स्वदेशी की भावना है लोगों के अंदर वो आती है, ठीक है। स्वदेशी यानी अपना ही देश का बनाया हुआ सामान हम यूज़ करेंगे, जो ये ब्रिटिश का बनाया हुआ सामान है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। चरखा का जो यूज़ है वो बढ़ जाता है, और जो कई लीडर्स थे जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, और नेशनलिज्म की जो भावना है, जो एक राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसका स्प्रेड हमको इसमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमको यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस और खिलाफत जो कमीशन था, खिलाफत कमेटी जो थी, उन दोनों को ही इलीगल घोषित कर देती है। तो खिलाफत कमेटी जो थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये दोनों सेम डिमांड कर रहे थे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए माफ़ीनामा मांग रहे थे, ठीक है। और जो उनके जो खिलाफत आंदोलन में जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ पे जो तुर्की के खलीफ के साथ जो ब्रिटिशर्स ने बुरा व्यवहार किया था, तो उसके लिए जो वो चाहते थे कि उसके लिए जो है माफ़ी मांगे ब्रिटिशर्स, और साथ ही साथ स्वराज को एक्सेप्ट करें। तो ये 3 डिमांड थी, लेकिन इन तीनों डिमांड को मानने से जो अंग्रेज़ हैं वो इनकार कर देते हैं, किसी तीनों में से किसी भी डिमांड को नहीं मानते हैं। तो बाद में कांग्रेस का जो है एक स्पेशल सेशन होता है सितंबर 1920 में कलकत्ता में, ठीक है। और यहाँ से सब लोग एग्री करते हैं कि अब जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत जो है वो की जाएगी। और उसके बाद जो है बाद में फिर एक सेशन होता है नागपुर में 1920 में, और यहाँ पे भी कहा जाता है कि इस मूवमेंट को जो है आगे चलाया जाएगा, और इसीलिए कांग्रेस जो है इस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है जनवरी 1921 में स्टार्ट करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है बिहार भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। और देखिए ये जो डिसीजन था महात्मा गांधी जी का, उन्होंने 1 अगस्त 1920 को ही अनाउंस कर दिया था। तो 1 अगस्त 1920 को अनाउंस किया था, तो बाद में कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो तो सितंबर 1920 में होता है, लेकिन उसके पहले ही बिहार में 28 अगस्त 1920 को गांधी जी के इस जो नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में जो है बिहार में रेजोल्यूशन पास हो जाता है इसके सपोर्ट में,
ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड करते हैं, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट रहते हैं। जब गांधी जी पटना आते हैं दिसंबर 1920 में, तो यहाँ पे गांधी जी जो है वो जो बिहार विद्यापीठ है उसकी स्थापना करते हैं, उसकी फाउंडेशन स्टोन, उसकी जो नींव है वो रखते हैं बिहार विद्यापीठ की। तो बिहार विद्यापीठ और नेशनल कॉलेज, ठीक है, इसकी स्थापना जो है पटना में जो गांधी जी के द्वारा की जाती है। उसके बाद ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो नेशनल कॉलेज है और जो बिहार विद्यापीठ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे चल के प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यंग नेशनल वर्कर्स थे उनकी ट्रेनिंग इसी कॉलेज में होती है। और इस मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट गेन तब माना जाता है जब मौलाना अब्दुल बारी इस मूवमेंट में एज ए नेशनल वर्कर के रूप में जो है इस मूवमेंट में वो भी ज्वाइन करते हैं। और जैसे बाकी इंडिया के पार्ट में जैसे ये मूवमेंट चल रहा था, वैसे ही बिहार में भी ये मूवमेंट चल रहा था। मेनली जो है 5 तरह के बॉयकॉट हमको जो है बिहार में देखने को मिले। जैसे इलेक्शन को लोग बॉयकॉट कर रहे थे, लेजिस्लेचर को लोग बॉयकॉट कर रहे थे, और साथ ही साथ जो लॉ कोर्ट था, लॉ कोर्ट को भी लोग बॉयकॉट कर रहे थे, स्कूल्स को लोग बॉयकॉट कर रहे थे, जो ड्रिंक एंड ड्रग्स है उसको बॉयकॉट कर रहे थे, और साथ ही साथ जो फॉरेन गुड्स हैं, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए सामान थे, उनको भी लोग जो है बॉयकॉट कर रहे थे। और इसी बॉयकॉट की वजह से जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है मार्च 1922 में, ठीक है, मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो बिहार में हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का तो बहुत अच्छा सपोर्ट दिख ही रहा था, और साथ ही साथ उस टाइम बिहार में कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी हो रहा था। जैसे कि बिहार में उस समय जो है खादी का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, खादी का प्रोडक्शन होने के साथ साथ पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। उसके अलावा स्वराज के लिए जो है लोग फंड इकट्ठा कर रहे थे। जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी के रिमूवल में जो लोग अपना योगदान जो है वो दे रहे थे, और साथ ही साथ कांग्रेस को जो है और स्ट्रांग बना रहे थे। और इन सभी फील्ड्स में बिहार के लोग भी जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। बिहार में हमको देखने को मिला कि लोग जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, भागलपुर मुंगेर में हमको स्ट्राइक देखने को मिला, साथ ही साथ पटना का जो गवर्नमेंट प्रेस था उसमें हमको स्ट्राइक देखने को मिला। और जो रेलवे की जो कॉलोनीज़ थी और वहाँ पे जो रेलवे में जो वर्कर्स काम किया करते थे वो भी जो है स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। तो एक लार्ज स्केल पे हमको बिहार में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में लोग दिखे, ठीक है। और उसके अलावा जब गांधी जी जब बिहार विज़िट करते हैं अगस्त के महीने में, तो वहाँ पे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, तो पटना में जाके जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी से वहाँ गांधी जी मुलाकात करते हैं। और उस टाइम जो है पूरे बिहार में जो है हमें हड़ताल देखने को मिलती है, पूरे बिहार में हड़ताल रहती है जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं वो बॉम्बे आते हैं, ठीक है। जब प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे कब आते हैं, तो 17 नवंबर 1921 को ये बॉम्बे आते हैं। तो उस दिन जो है इसी के विरोध में पूरे बिहार में हड़ताल होती है, और पटना में जो है कंप्लीट बॉयकॉट होता है। जब पटना में जब प्रिंस वेल्स आते हैं 22 दिसंबर 1921 को, तो पटना में हमको जो है कंप्लीट बॉयकॉट देखने को मिलता है, कोई भी उनके स्वागत वगैरह के लिए नहीं जाता है। तो गांधी जी के अरेस्ट के बाद जो है हमको कई जगह जो है उस गांधी जी के अरेस्ट के विरोध में हमको मीटिंग देखने को मिलती है। तो जो पार्टियां थी वो गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद जो है वो उसी के विरोध में जो है वो वहाँ मीटिंग कर रही थी। वहीं जो सिविल डिसओबीडियंस इंक्वायरी कमेटी थी वो बिहार विजिट करती है 1922 में। उसके बाद जो है कांग्रेस का 37वां सेशन जो होता है कांग्रेस का, वो होता है गया में। और इस गया के सेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था, वो मूवमेंट इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अहमदाबाद के कांग्रेस के सेशन के दौरान भी जो है यही सेम डिसीजन लिया जाता है, और यहाँ पे यही डिसाइड किया जाता है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जो बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ये बंद नहीं किया जाएगा। जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन ये गया में हुआ, उस समय इस सेशन को प्रिसाइड करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस सेशन को प्रिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी समय जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो ऑफिस है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है उसको पटना शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इस मूवमेंट का असर हमको आदिवासियों पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, तो ट्राइबल मूवमेंट्स में मैंने बताया था आपको कि ताना भगत जो है वो आते हैं गया कांग्रेस सेशन में, ठीक है। तो ये भी जो है ताना भगत यहाँ पे आते हैं। तो जो उस टाइम के जो आदिवासी थे वो भी बढ़ चढ़ के गांधी जी का जो है वो सहयोग कर रहे थे। उसके बाद 1923 में जो है नागपुर में एक फ्लैग सत्याग्रह होता है, और फ्लैग सत्याग्रह में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पार्टिसिपेट करते हैं,
ठीक है। और इनके साथ जो है बिहार से कुछ वॉलंटियर्स भी शामिल रहते हैं जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सपोर्ट करते हैं इन द फ्लैग सत्याग्रह एट नागपुर इन 1923। बाद में जो है गांधी जी के द्वारा इस मूवमेंट को विड्रॉल कर दिया जाता है क्योंकि चौरी चौरा कांड होता है। तो चौरी चौरा कांड की वजह से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर दिया जाता है। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब सस्पेंड हो जाता है उसके बाद भी बिहार क्या करता है, बिहार अपने खादी के प्रोडक्शन पे फोकस करता है और जो बाकी की जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको अगले 5 साल तक बिहार जो है कायम रखता है, जब तक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च नहीं हो जाता। तब तक जो बिहार की जो भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ चल रही थी वो सारी एक्टिविटीज़ इसी तरह चलती रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब स्वराज पार्टी के बारे में। तो देखिए, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो जाता है, जब गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रॉल कर लेते हैं चौरी चौरा कांड के बाद, तो कांग्रेस का जो है एक सेशन होता है और गया में, तो उसमें जो है ये डिसाइड, यहाँ पे 1922 में कांग्रेस का सेशन होता है। यहाँ पे कांग्रेस जो है वो स्प्लिट कर जाती है, ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। पहला ग्रुप होता है प्रो चेंजेस का ग्रुप, ठीक है, पहला है प्रो चेंजेस का ग्रुप और दूसरा है नो चेंजेस का ग्रुप। प्रो चेंजेस वो हैं जो कि चेंज चाहते थे, मतलब प्रो चेंजेस ये चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, ये चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो नो चेंजेस हैं, नो चेंजेस ये चाहते थे कि इस इलेक्शन में जो है हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रो चेंजेस में मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, ये लोग शामिल थे प्रो चेंजेस में। वहीं नो चेंजेस में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी शामिल थे। तो ये लोग का ये मानना था कि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन है इसको हमको बाइकआउट करना चाहिए। वहीं पे प्रो चेंजेस चाहते थे कि हमें जो है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहाँ पे जाके अंग्रेज़ों का जो है विरोध करना चाहिए। तो इसी वजह से जो है ये प्रो चेंजेस जो है वो मिल के बनाते हैं स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी बनाते हैं 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी का गठन होता है और यहाँ पे जो है इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन करते हैं। 1923 को जब ये इलेक्शन होता है तो ये मेजॉरिटी से जीतते हैं बंगाल और सेंट्रल प्रोविंसेस में। बंगाल और सेंट्रल प्रोविंसेस में जो है स्वराज पार्टी जीतती है मेजॉरिटी से। और बाद में आगे चल के 1930 आते आते जो है बाद में ये स्वराज पार्टी जो है वो फिर से कांग्रेस से मिल जाती है, ठीक है। तो बाद में कब यूनाइट करती है तो 1930 में स्वराज पार्टी दोबारा कांग्रेस से मिल जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।